नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज इस शो में हम बात करने वाले हैं उन अल्पसंख्यक लोगों की जो पाकिस्तान में रहते हैं। जी हां, हिंदू और सिख अल्पसंख्यक। पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ किस हद तक ज्यादती हो रही है, उसकी कुछ सच्ची तस्वीरें, वो तस्वीरें जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, वो खबरें जो आपको झकझोर देंगी। अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ देखिएगा इस डिबेट शो में। आखिरकार ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को, यानी हिंदुओं को और सिखों को गाली देकर एक टीवी शो में संबोधित किया जाता है। इतना भद्दा शब्द इस्तेमाल किया गया कि मैं उसको यहां पर बोलना भी मुनासिब सही नहीं मानता हूं। उसके बाद हालांकि उस चैनल ने माफी मांगी, लेकिन जिस वक्त ये शब्द बोला गया उस टीवी शो में, उस कॉमेडी शो में, वहां पर तालियां बजाई जा रही थी। वहां पे जमकर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा था और लोग बाग, पाकिस्तान के बाशिंदे, ताली बजा रहे थे। क्या यही स्थिति है पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की? एक साथ 2 मुल्क बनते हैं 1947 में। कहने को तो पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, हमसे 1 दिन पहले, लेकिन इन 47 से लेकर 2016 यानी इन 70 सालों में लगभग जो वक्त बीता, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज लगातार परेशान होती रही, उनकी संख्या घटती रही। वही हिंदुस्तान में आप देखिए यहाँ का बड़ापन कि किस तरीके से यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। दोनों बिल्कुल उल्टी तस्वीरें पेश करते हैं एक साथ जन्मे 2 देश विश्व मानचित्र पर। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए नर्क बनता जा रहा है पाकिस्तान? आखिरकार ये क्यों हो रहा है और क्या वहां की सरकार कुछ करेगी, या अब भारत सरकार को दखल देना चाहिए और सीधे तौर पर अब इस मसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जाना चाहिए और पाकिस्तान पर दबाव बनाकर ये कंफर्म करना चाहिए कि वहां पर जो माइनॉरिटी है, वहां पर जो हिंदू है, उनके साथ अत्याचार हिंदुस्तान, भारत अब बर्दाश्त नहीं करने वाला है। पहले ये रिपोर्ट और फिर इसी मसले पर बड़ी बातचीत। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, हिंदुओं का नर्क पाकिस्तान। जी हां, ये हम नहीं, सारी दुनिया कहती है। अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम की तरह है पाकिस्तान। इन अल्पसंख्यकों में भी हिंदुओं की तादाद सबसे बड़ी है, इसलिए अत्याचार के सबसे बड़े शिकार भी वही हैं। हिंदुओं को लेकर पाकिस्तान का नजरिया क्या है, इसका ताजा नमूना है पाकिस्तान का एक टीवी शो। इस शो में एक कलाकार हिंदुओं के लिए किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है, वो हम आपको सुनवा तक नहीं सकते। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था जी, फिर ओ एक हिंदू खरीद लिया। रियली? हिंदुओं को जलील करने का पाकिस्तान में कोई मौका छोड़ा नहीं जाता। यहाँ तक कि उनकी संसद यानी नेशनल असेंबली में भी खुलेआम हिंदुओं को अपमानित किया जाता है। यकीन न हो तो भरी संसद में एक हिंदू सदस्य की पीड़ा सुन लीजिए। एक दफा कहा गया, हिंदू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें, यह हमारा हक है और हम करेंगे। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे, क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो अब क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी? इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। पाकिस्तान में आज हिंदुओं को अगवा करना और उनका धर्म परिवर्तन आम बात हो गई है। लड़कियों को जबरन उठाना और उन्हें मुसलमान बनाकर उनसे शादी कर लेना तो चुटकी बजाने का खेल हो गया है। 4 साल पहले रिंकल कुमारी नाम की एक लड़की का किस्सा बड़ी चर्चा में था, जिसे बंदूक की नोक पर अगवा कर उसका निकाह मुस्लिम लड़के से करा दिया गया। उसे इंसाफ दिलाने की मुहिम आज भी जारी है। अतिक्रमण हटाने और बिल्डिंग बनाने के नाम पर कभी भी हिंदू मंदिरों को गिरा दिया जाता है और असहाय हिंदू समुदाय अपना कसूर पूछता रह जाता है। हमारे लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, हमारी माँ बहनों के साथ, हमें दरबदर कर दिया गया है। हमारी मूर्तियाँ थानों में उठा के रख दी जाती है, हमें रोड पे फेंक दिया जाता है। क्या हम इसी के लिए रह गए? इन हालात में अगर पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15% के मुकाबले घटकर 2% रह गई है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये हिंदू तीर्थ यात्राओं के बहाने भारत आते हैं और तमाम असुविधाओं के बावजूद यही रह जाते हैं। भारत सरकार ने पहली बार इनकी सुध ली है। खबर है कि आम नागरिकों की तरह इन नागरिकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने पर विचार हो रहा है। ये पाकिस्तानी हिंदू अब भारत में रहने के लिए घर और जमीन भी खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या भारत की जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाती है?
इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या भारत को पाकिस्तानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए? और एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए और आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार होगा, क्योंकि इस शो के दौरान कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे, कुछ फिगर्स आपको दिखाएंगे, जिनमें आपको ज़रूर लगेगा कि इस शो में अपना पार्टिसिपेशन दें और हमारे सवाल के जवाब में अपने जवाब ज़रूर भेजें। हमारा आज का सवाल है कि क्या भारत को पाकिस्तानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। इसके साथ ही #HTP और #हिंदुओं का नर्क पाकिस्तान के जरिए भी आप अपनी राय ट्वीट कर हमको भेज सकते हैं। IBN खबर के पेज पर भी, फेसबुक पेज पर भी हमको आपके राय और सुझावों और सवालों का इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े और गंभीर मसले पर हमारे साथ कुछ खास लोग इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले बीजेपी के नेता प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं मुंबई से। कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व राजनयिक मीम अफजल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद डॉक्टर रमेश कुमार वंकवानी, जो कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न इन चीफ भी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सादिया एस खान हमारे साथ जुड़ेंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक और सदस्य हैं, जुड़ चुकी हैं। और डॉन न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिकार शिराजी जी भी मेरे साथ यहाँ पर स्काइप के जरिए सीधे जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। डिबेट की मैं सीधे शुरुआत करता हूँ, लाग लपेट में बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान के मेहमानों के पास जाना चाहूँगा। और सबसे पहले शिराजी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके पहले कि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप के पास जाऊँ आपके मुल्क की, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ, माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हुआ है कि लगातार उनकी संख्या में गिरावट आई है? 1947 से लेकर 2016 तक जो आंकड़े हमको मिलते हैं तमाम रिसर्च के बाद, वो ये दिखाते हैं कि 15-16% की आबादी से घटकर आज 1.5-2% पर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज हिंदूज रह गए हैं। क्यों? शिराजी साहब। मेरा ख्याल में इस मुश्किल सवाल पे आपने सबसे पहले मुझे ले लिया। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क और यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरे में इस वक्त मुसलमान ही है, लेकिन यकीनी तौर पे माइनॉरिटीज के इशूज भी गाहे बगाए रहते हैं और बिलखसूस सिंध में रहने वाली माइनॉरिटीज के लिए कुछ यकीनन मुश्किलात हैं। जहाँ पे फोर्स मैरिजेज है, तो कुछ हमें ऐसे एविडेंस नजर आते हैं जहाँ पे शायद रिलीजन को भी बाय फोर्स चेंज करने के हवाले से कोशिशें होती हैं। लेकिन अगेन स्टेट की पॉलिसी तो काफी हद तक बड़ी क्लियर है। स्टेट इस मामले में बड़ी क्लियर है कि वो ऐसा किसी भी कोशिश हो उसको सपोर्ट ना करती है, और ना ही उसको इतना को फ्री हैंड दिया जाता है लोगों को इस तरह की किसी किस्म की कार्रवाई मुलविस हों। लेकिन यकीनी तौर पे माइनॉरिटीज के कुछ इशूज हैं जिनको रिजॉल्व होना चाहिए, और उसके लिए खुद डॉक्टर रमेश कुमार जैसे लोग और बाकी लोग भी कोशिशें करते रहते हैं। और पाकिस्तान की जो सियासी पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? पाकिस्तान की माइनॉरिटीज में कॉन्फिडेंस बना रहे, पाकिस्तान से माइनॉरिटीज का एक्सोडस ना हो, भागे नहीं हिंदुस्तान की तरफ, इसके लिए क्या कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत? कोई बड़ा कॉन्क्रीट कदम क्या उठाया गया है? शिराजी साहब आप बताइए। मेरे नॉलेज में पार्लियामेंट की कमेटी है, हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से और बाकी जो उनके लॉज हैं उनके हवाले से काम जरूर हो रहा है, लेकिन काम इतना तेजी से नहीं हो रहा जिस तेजी से होना चाहिए। यकीनी तौर पर उनके लिए जो इश्यूज हैं, वो जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही हैं, लेकिन जो रफ्तार, जो स्पीड चाहिए लॉ मेकिंग के लिए, शायद वो नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान में दीगर बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, तो वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टीज हो, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल में उनकी प्रायोरिटी के ऊपर ये मामला नहीं है, लेकिन जरूर कंसिडरेशन में जरूर है। मैं वंकवानी साहब के पास जाऊंगा। आप पाकिस्तान में रहते हैं, सिंध प्रोविंस में रहते हैं, कराची में रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के आप पैटर्न इन चीफ भी हैं। वंकवानी साहब, एक अगर आप समझा सकें क्या स्थिति है वहां पे रहने वाले हिंदुओं की जो इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं? हमने एक जुमला सुना, इतना भद्दा जुमला पाकिस्तान के एक टीवी शो में जो एयर हुआ, उसको सुनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी गुस्सा है कि ये क्यों हो रहा है और क्यों इस प्रोग्राम को लाइव जाने दिया गया।
इस प्रोग्राम का इसकी टेलीकास्ट में रोक क्यों नहीं लगी। लेकिन वंगवानी साहब, क्या ये रोज की बात है? क्या ये अमूमन ऐसा होता है माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में? देखें, पहली चीज ये कि हम सारे हिंदू लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो पाकिस्तान से मुहब वतन में और अपनी धरती से मोहब्बत करते हैं। दूसरी चीज ये कि आपने जो 1.5% की बात की, पाकिस्तान के अंदर 4% पॉपुलेशन, इस वक्त 20 करोड़ आदमशुमारी है पाकिस्तान की, जिसमें 80 लाख हिंदू कम्युनिटी है। यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में है। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे जो मसले मसाले जनरली पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड पोजीशन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो वो ऐसी है जिसकी वजह से लाजमी हम भी 4% पॉपुलेशन में हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। मगर यहाँ पे एक जो माइंडसेट है लोगों का, कुछ चंद लोगों का, उसके लिए हम अगर पूरी स्टेट के लोगों को अगर कहें कि ये चीज ऐसे है, सारे मीडिया हैं, रोजाना मैं भी 1, 2, 3 चैनल पे रोजाना जाता हूँ। एक चैनल के ऊपर अगर किसी ने ऐसी बात की तो मेरी कल मैनेजमेंट से उनसे बात हुई है कि भैया आप मुझे, क्योंकि मैं उस चैनल पे जाता हूँ वैसे इंटरव्यूज के लिए, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा जब तक आप इसके लिए माजरत नहीं करेंगे। और ऐसी स्टेटमेंटें हमारे पास असेंबली के अंदर भी कुछ MNA से, जमशेद दास्ती ने ऐसी स्टेटमेंट दी थी, साहिबजादा तारुकुल्लाह ने जमात इस्लामी से उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, मगर मैंने उसी के ऊपर भी प्रोटेस्ट किया तो सारे जो दूसरे हमारे साथ 300 MNA थे वो सारे मेरे सपोर्ट में खड़े हो गए कि बिल्कुल डॉक्टर अहमद सही कहता है, ये इक्वल सिटीजन है और ये आपसे ज्यादा मुहब्बत वतन है, आप ऐसी बात नहीं करें। तो मैं नहीं समझता हूँ। बाकी रही बात प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम है और इस वक्त थोड़ी बहुत जो माइग्रेशन भी जो हो रही है, जो कंटिन्यू है अभी तक, वो है फोर्स्ड कन्वर्जन की वजह से। मैं समझता हूँ हिंदू मैरिज एक्ट बिल जो है वो इस मुल्क की बहुत जरूरत थी। इतने सालों के अंदर जो भी पार्लियामेंटेरियन आए मगर उन लोगों ने उसके ऊपर काम नहीं किया। और मुझे अल्लाह ने टाइम दिया, मैंने अपने भगवान की शुक्र से उस बिल को इतना फैला दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया, लोगों के जहन में डाल दिया, जिसकी वजह से अब 18 साल से कम उम्र बच्ची या बच्चा शादी नहीं कर सकेगा। और दूसरी अभी भी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे उलमा कराम का जोर हमेशा पाकिस्तान के अंदर रहता है। एक और पॉइंट है क्लास 12 की सबसेक्शन 3, उसके अंदर फिर भी अभी मेरा बहस चल रहा है कि हमारे पास हमारे धर्म में डाइवोर्स नहीं है, तो जब तक सेपरेशन नहीं होती तो किसी मजहब में, तो इश्यूज जरूर हैं, मगर ऐसे भी इश्यूज नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन काफी कंट्रीज में है, यहाँ पे भी है, दूसरी जगह पे भी है। मगर हमें माइंड सेट चेंज करने के लिए, मेरी जब सुप्रीम कोर्ट के में जब हियरिंग हुई थी, मुझे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलाया कि आप मुझे बताओ कि मैं माइनॉरिटीज की खिदमत करना चाहता हूँ, 11 अगस्त की जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच थी, उस विजन के तहत मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज का ख्याल हो। तब मैं जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हिंदुओं की जो स्थिति है वो आप देखिए कि अभी ये जो ताजा 1-2 दिन पहले की घटना, जो टीवी की बात हो रही थी कि हिंदू कुत्ता, यहां तक कहना, इससे एक ध्यान में आता है कि पाकिस्तान के लोगों की भारत के हिंदुओं के प्रति ये भावना है जो वहां पर कूट कर भरी गई है। मैं बिल्कुल कहता हूं कि लोग ऐसे लोग, डॉक्टर साहब ये परिस्थिति भारत में नहीं है, ये परिस्थिति भारत में नहीं है। वहां कैसे उत्पन्न हुई और उसका विरोध वहां के लोगों ने किया क्या, ये एक प्रमुख विषय है। और मैं इस विषय पर एक प्रारंभ का विषय लेना चाहता हूं कि 1950 में नेहरू और लियाकत अली के बीच में जो समझौता हुआ था, वो समझौता क्या था? वो समझौता था, आपको ध्यान में होगा, 2 अप्रैल 1950 में दिल्ली में ही एक ड्राफ्ट हुआ वो बिल, और 8 अप्रैल 1950 में लियाकत अली और नेहरू जी के बीच में उस पर दस्तखत हुए। दस्तखत ये था कि आपके देश में जो हिंदू हैं पाकिस्तान में, उनकी सुरक्षा वहां का प्रशासन करेगा, शासन करेगा, और भारत में जो पाकिस्तान जो मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा भारत का प्रशासन करेगा। आप अंतर देख लीजिए कि वहां 22% हिंदू, अभी 15% आता, कहीं कहीं 22% भी हमारे ध्यान में आया, 22% हिंदुओं से 1.6% हिंदू पाकिस्तान में रह गया, और भारत में 2.5 करोड़ हिंदुओं से, मुसलमानों से 24 करोड़ मुसलमान आज भारत में रहते हैं। आप पाकिस्तान में देखिए कितने 428। तिवारी जी, आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। मैं चाहूंगा, मैं जानता हूं कि रमेश कुमार वंगवानी जी के लिए सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। अच्छा, बात सिंपल में ये है कि इंडिया एक हिंदू कंट्री नहीं है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और आपके पास तो प्रेसिडेंट भी जो है वो मुसलमान बन सकता है।
मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान है और ये इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर वगैरह माइनॉरिटी का बंदा नहीं बन सकता। डिस्क्रिमिनेशन, अगर मैं आज कहूँ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लीडरशिप हमेशा बातों में कहती है डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। सादिया जी, मैं आप ही के मुल्क से करते हैं कि यहाँ पे 94% मुस्लिम कम्युनिटी है, उस 94% को हम कसूरवार बनाए नहीं। मैं समझता हूँ उस 94% मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा 10% जो है लोग जो है वो ऐसी सोच। सादिया खान, ठीक है, यहाँ पे रमेश जी, डॉक्टर रमेश, आपने अपनी बात की, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। और सादिया खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं, हमारे साथ अक्सर डिबेट में आती हैं। सादिया जी, मैं चाहूंगा कि आप इस बात का जवाब दें जो खुद आपके मुल्क में रहने वाले एक हिंदू लीडर ने कहा कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर भेदभाव, यहाँ पर डिफरेंसेस हैं माइनॉरिटीज के बीच और मेजॉरिटी के बीच। जवाब दीजिए सादिया जी। देखिए, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी के बीच तो डिफरेंसेस हर जगह पर होते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये चीज इंडिया में भी मौजूद है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आपके एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था जिसको मीट खाना है या जिसको बीफ खाना है वो पाकिस्तान चला जाए, और ये काफी दिन तक होता रहा। जिसको कपड़े पहनने हैं वो पाकिस्तान चला जाए, जिसको ये करना है वो पाकिस्तान चला जाए। दिस इज एवरीवेयर। आप एक्सक्लूडिंगली पाकिस्तान को मेंशन नहीं कर सकते। अब यहाँ हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। आप क्या कोई कह के दिखाए? प्रेम शुक्ला जी, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, रूलिंग पार्टी के बात बोल रहे थे। सादिया जी, आप पहले बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे आपकी बात का। प्रेम शुक्ला जी, इसके बाद आप। पहले आप मुझे बात करने दीजिए, he can start, he can give his topic. Right. Anyways, तो ये तो हर जगह पर है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। जहाँ तक इस टीवी शो का ताल्लुक है तो मैंने इसको नहीं देख सकी हूँ मैं इस क्लिप को, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जिस भी चैनल पे किया है। ये पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और आप कह रही हैं आपने नहीं देखा। मेरी बात सुने, नहीं मेरी देखिए, मैंने इसका सोशल मीडिया पर एक ग्लिम्स देखा था। आई डू नॉट नो दैट, क्योंकि जो उसका ग्लिम्स नजर आता है वो एक स्टेज शो का नजर आता है, और जो उस वक्त वहाँ पे एक्टर उसमें मौजूद है वो भी एक स्टेज शो का एक्टर है। ये किसी टीवी प्ले पर नहीं आया है। अब ऐसे बहुत से जो प्राइम टाइम शोज चल रहे हैं जिनके अंदर 4 to 5 मिनट्स के ऐसे क्लिप्स होते हैं जिनके अंदर वो परफॉर्म करते हैं आके। आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं सादिया जी? उन्होंने भी किया, उन्होंने सादिया जी आप जस्टिफाई कर रही हैं, आप जस्टिफाई कर रही हैं। मेरा चैनल से आपकी बात से लग रहा है कि आप जस्टिफाई कर रही हैं कि जो चैनल ने कहा वो ठीक किया। देखिए, मेरा उस चैनल से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। मैंने अगर आप सॉरी नहीं बोल सकती हैं तो कम से कम आप जस्टिफाई तो मत करिए सादिया जी, इतनी तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं किसी के बिहाफ पे सॉरी नहीं बोलूंगी, मैं किसी के बिहाफ नहीं, मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि आप सॉरी बोलिए, पर आप जस्टिफाई करती हुई दिखिए मत। आप रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर आप मुझे ब्लेम करना चाह रहे हैं तो दिस इज, मैं नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आपने जस्टिफाई करने की कोशिश की, नहीं बुलाया कीजिए। ऐसा इंप्रेशन आया कि आप जस्टिफाई कर रही थी। आप मेरी बात नहीं सुन सकते। सादिया जी, क्या आप केवल पाकिस्तान की भारत के लोगों से प्रशंसा सुनना चाहती हैं क्या? अगर भारत के लोगों से प्रशंसा सुनना चाहती हैं तो ऐसा काम करिए। सादिया जी ने फोन काट दिया। उनसे सिर्फ इतनी सफाई हमने चाही थी कि क्या वो जस्टिफिकेशन कर रही हैं, इतनी बात का जवाब वो नहीं दे पाई। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला। नहीं, दरअसल सादिया जो कर रही है वो इस्लामी असहिष्णुता जिसे पाकिस्तान जिस पर बुनियाद पड़ी हुई है, पाकिस्तान की बुनियाद ही हिंदुओं से नफरत करने के आधार पर पड़ी। द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है हिंदुओं के मातहत हमको जो है शासित होना पड़ेगा, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की नींव डाली। संकट ये है कि पाकिस्तान जो जिसने सेकुलर देश होने के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वहां का संविधान समर्पित किया तो उसको सेकुलर देश माना। उसके आधार पर नेहरू जी ने लियाकत अली समझौता कर लिया और उसके बाद हिंदुओं को जो है पूरी तरह से पाकिस्तान के प्रशासन के रहमो करम पर छोड़ दिया। उस रहमो करम के आधार पर आप देख रहे हैं किस तरह से 14% पश्चिम पाकिस्तान में थे, 28% पूर्वी पाकिस्तान में थे, आज 1.5% जो है वहां रह गए हैं बमुश्किल। वहां पर जो है किसी प्रकार का उनको जो है बुनियादी अधिकार नहीं प्राप्त। अभी ये दिनेश कनेरिया वाला मामला देख लीजिए, वहां के क्रिकेटर हैं, क्लीन चिट मिल गई लेकिन उनको मुख्य क्रिकेट की टीम में नहीं आने दिया जा रहा है। यूसुफ योहन्ना वहां के ईसाई थे, मसीही संप्रदाय को मानते थे, वो जब तक कन्वर्ट नहीं हुए उनको टीम में खेलने तक नहीं दिया। तो उनके प्रशासन से लेकर सामान्य जो पाकिस्तानी है उनके मन में अल्पसंख्यकों के अधिकार के प्रति
किसी प्रकार का जो है सद्भाव नहीं मौजूद है। पर इसका ये आपने उदाहरण अभी सादिया जी से देखा, तर्क जो वो डॉक्टर सवाल ही रमेश ने सुनने दिया के लिए तैयार नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, ये तर्क जो डॉक्टर रमेश वंखवानी ने दिया, पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू माइनॉरिटी के लीडर हैं, कि वो एक इस्लामिक स्टेट है, वो वहां पर इस्लाम का ख्याल रखा जाना जरूरी है। आप एक सेकुलर स्टेट हैं, आप कहें दिक्कत नहीं है हमारे। निश्चित है, जो हमारा लियाकत नेहरू समझौता जो हुआ था वो एक सेकुलर देश से हुआ था, और जब पूर्वी बंगाल में इस तरह का हमला पूर्वी पाकिस्तान में जब बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक समुदाय ने कट्टरपंथ के इसमें अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न शुरू किया, तो हमने पश्चिमी बंगाल में उनको जो है प्रश्रय भी दिया था, और उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस मुद्दे को उठाया भी गया था। लेकिन 1970-71 के बाद पिछले 50 वर्षों में एक बार भी जो है वहां जो हिंदू उत्पीड़न हो रहा है उसको हम हिंदुओं के साथ सहानुभूति पूर्वक उसका ना हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी उसको उठा सके, ना मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, जो अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी इंटरनेशनल जम्मू एवं कश्मीर में जहां पर किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं है उस मामले पर तो एमनेस्टी इंटरनेशनल खड़ी हो जाती है, लेकिन हिंदुओं का जो उत्पीड़न पाकिस्तान में हो रहा है उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल आंखें बंद रखती है। तो हमको कम से कम मानवाधिकार के लिए जो सक्रिय संस्थाएं हैं उनको दस्तक देना आवश्यक है। मीम अफजल साहब, मैं आपका जवाब चाहूंगा, क्या इस मामले में जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है, बड़ी संख्या में हर साल एक्सोडस होता है, हजारों लाखों की संख्या में हिंदुस्तान आते हैं, आपको लगता है कि इस पूरे इशू को लेकर भी इंटरनेशनल लेवल पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को जाना चाहिए? हाँ, किधर है अफजल साहब? मीम अफजल, मीम अफजल साहब आपको? यस जी, मेरा आपसे मैं सवाल बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। देखिए, मैं इस मसले पर बहुत बुनियादी बात करना चाहूँगा। ये एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने से कोई मसला हल नहीं होने वाला है। बुनियादी बात यह है कि अभी हमारे भाई कह रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने फरमाया कि भारत के अंदर 22 करोड़ मुसलमान हो गए। मेरे ख्याल में वो जनसंख्या जो होती है, जो बाकायदा जनगणना से तय होता है, वो या तो उसे नहीं मानते और ये मानते हैं कि जनगणना गलत होती है, तो उनको वही बोलना चाहिए जो हकीकत है। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 15 करोड़ से कम है जनगणना के मुताबिक, जो लेटेस्ट हुई है। जी, मैं आगे आ गया। जी 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 जी, कुछ इसको आप बोलिए। अच्छा। अफजल साहब आप पूरा करिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अभी आपने बताया कि आबादी 15% थी, अब या 2% रह गई या 1.5% रह गई, लेकिन वहीं से जो पाकिस्तान में हिंदू काउंसिल के एक नुमाइंदे आपके सामने बोल रहे हैं, उन्होंने कहा 4%। मुझे इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। अभी यहाँ सवाल उठाया सादिया जी ने कि साहब हिंदुस्तान में बहुत सारे कोई जुमला बोलता है तो कहते पाकिस्तान चले जाइए। मैं सादिया जी से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ये सुनकर के पाकिस्तान गए? मसला ये हमारे यहाँ कहते हैं, हम फिर भी नहीं जाते, इसलिए कि हम समझते हैं कि भारत हमारा देश है, हम यहाँ पैदा हुए, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे, और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आपके यहाँ कब कितने मुसलमानों ने कहा कि आप भारत चले जाइए? हमने तो नहीं सुना, लेकिन उसके बावजूद पलायन हो रहा है। बड़ी तादाद में हिंदू यहाँ आए हैं, और जो अभी आजकल अखबारों में यहाँ रिपोर्ट छप रही हैं, उससे अंदाजा होता है कि तकरीबन 2 लाख हिंदू जो हैं बिल्कुल भारत आ गए हैं परेशान होकर। बेचारे आते हैं यहाँ ज़ियारत करने के लिए और यहीं रुक जाते हैं। तो उनको ऐसी क्या तकलीफ है जो यहाँ रुकना पसंद करते हैं? गरीब लोग हैं, मैंने खुद उनको देखा है, खुद उनसे मिला भी हूँ। उनकी तकलीफ सुनने से ताल्लुक़ रखती है। मैं एक मुसलमान हूँ। अभी कोई कह रहा था कि वहाँ पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बिल्कुल नहीं है। वहाँ तो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होता है, सब कुछ होता है। आप मुझे बताइए इस्लामिक स्टेट किस तरह से चलती है? इस पर मैं बुनियादी बात कर सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ कि पाकिस्तान प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट एन इस्लामिक स्टेट। यह मुस्लिम देश हो सकता है, मुसलमानों की आज़ादी उसमें हो सकती है, लेकिन वहाँ इस्लामी निज़ाम नहीं है। और इस्लामी निज़ाम का जो लोग दावा करते हैं, तो इस्लामी निज़ाम में वो सब काम नहीं होते जो वहाँ होते रहे हैं, जो वहाँ हो रहे हैं जी। और अपने पड़ोसियों के साथ भी हो रहे हैं, भारत के साथ भी हो रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ भी हो रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी शिकायतें हो सकती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, हमारा जेन्युइन मसला ये है कि आपके 2 लाख हिंदू भाई जो आपकी माइनॉरिटी हैं, वो भारत के अंदर अगर आ गए हैं, राइट, तो उनके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है और सरकार को बात करना चाहिए। क्यों नहीं करती है सरकार बात?
सरकार उन्हें फैसिलिटीज देने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि वो गरीब लोग हैं, परेशान हाल है, उनका कारोबार नहीं है, उनको कारोबार की फैसिलिटीज होनी चाहिए, काम करने के लिए उनको कुछ मौके मिलना चाहिए। अगर वो आए, शरणार्थी है हमारे लिए ये है कि मेरा लेकिन रूलिंग पार्टी से है, आपके यहाँ से जो लोग आए हैं उस मसले को हल करने की पाकिस्तान, अभी आप हम कश्मीर की बात करते हो, आप ये सारे प्रॉब्लम तब हल होते हैं जब हमारी विल हो। आज मैं 3 साल से अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, रूलिंग पार्टी से, पीएमएलएन से मेरा ताल्लुक है, ठीक, तो मैंने यहाँ पे अगर इफेक्टिव मेयर्स लिए हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। ठीक है, अब पहले ये होता था हमारे खुद जो पार्लियामेंटेरियन आते थे वो भी सही तरीके से काम नहीं करते थे, तो ये इश्यूज थे। मगर इस वक्त जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं इन चीजों को फोकस कर रहा हूँ, चाहे फोर्स कन्वर्जन हो, चाहे माइग्रेशन हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट बिल हो, चाहे रिलीजियस प्लेसेस की प्रोटेक्शन हो, चाहे माइंडसेट चेंज करने के लिए करिकुलम जो है वो है, इन सारी चीजों पर फोकस करके काम कर रहा हूँ। मैं रमेश जी आपको दावत देता हूँ, आप भारत तशरीफ लाएं और आकर के यहाँ देखें और हिंदुओं से मिलें और उनसे पूछें कि उनका क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो पाकिस्तान छोड़ करके आए हैं। बिल्कुल, देखें मैं पूछें, और ये मसला खाली हिंदुओं का नहीं है, ईसाइयों का भी है, सिखों की भी बात की गई। और उसके अलावा मैं बताऊं, मुसलमानों के अंदर एक तबका है जिसको पाकिस्तान में दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। मुसलमानों में एक तबका है जो बेचारा यहाँ से माइग्रेट करके गया। आप पाकिस्तान से जो लोग आए थे, सुनिए रमेश जी, पाकिस्तान से जो लोग आए थे यहाँ 1947 में, उनको हम लोग शरणार्थी कहते थे। आज पूरे भारत में आप घूमेंगे ना, आपको कोई शरणार्थी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान जाइए, जो लोग महाजर कहलाते थे 1947 में, आज भी उन्हें महाजर कहा जाता है। वो बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है ये, वो आज भी पाकिस्तानी नहीं हो सके हैं। सिंध गवर्नमेंट के अंदर ला कानूनियत इतनी है जिसकी वजह से 4-5 हजार लोग ओनली सिंध से जो है वो माइग्रेट होते हैं। मगर एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोगों का ख्याल करना आज भी मेरी जवाबदारी है। मैं लोगों का ख्याल कर रहा हूँ, मेजर जनरल जीडी बख्शी, कहता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर रमेश, गिव मी अ मिनट, मेजर जनरल जीडी बख्शी काफी देर से बात करना चाह रहे हैं। बेहतरी के जनरल बख्शी जो इकदाम करने चाहिए। डॉक्टर रमेश वंकवानी, गिव मी अ मिनट सर प्लीज, एक्सक्यूज मी। क्यों इनको धर्म संकट में डाल रहे हैं? नहीं, मैं उनको नहीं डाल रहा हूँ, मैं उनके साथ पूरी हमदर्दी रखता हूँ जनरल बख्शी। मेरा उसमें पूरी कोशिश ये है कि वंकवानी साहब कराची में रहें और अच्छे से रहें। जी जनरल बख्शी आप बोलिए। देखिए साहब, ऐसा है, ये टॉपिक इसलिए उछाला गया है कि आए दिन हमको पाकिस्तान से लेक्चर मिलता है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ ये कर रहे, वो कर रहे, ये जाति कर रहे, वो किया, ये किया, इत्यादि इत्यादि। कहना सिर्फ ये है कि ज़रा गरेबान में झांके तो वहाँ के आंकड़े बहुत कुछ कह देंगे। मैं बेचारे डॉक्टर रमेश साहब को कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जानता हूँ वो किस हद बंदिशों में रह रहे हैं। मैं केवल कहना चाहता हूं कि ज़रा आप आंकड़े देख लीजिए, कहाँ 16% और कहाँ 1.5% जो आ गया है। सारी कहानी इन आंकड़ों में छुपी पड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पहले हम पाकिस्तान से गाली गलौज सुने माइनॉरिटीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में, वो प्लीज़ अपने गरेबान में झांक लें कि अपनी माइनॉरिटीज़ को उन्होंने कैसे ट्रीट किया है। मैं पाकिस्तान के अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये एक सेक्युलर मुल्क है। जब पार्टीशन हुई तो जो हमारे 145 मिलियन मुसलमान भाई हैं, उनके पूर्वजों ने अपने पांव से वोट दिए, वो हिंदुस्तान में रह गए और वो आज भी बड़े अच्छे से यहाँ रह रहे हैं। हमारी फौज में आते हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और कोई हमने इस तरह का भेदभाव वगैरह हमारे यहाँ तो नहीं है। लेकिन ये वही चीज़ जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में हैं उनके बारे में नहीं कही जा सकती। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हालांकि जिन्ना साहब ने कहा था कि इस टाइप का कोई भेदभाव नहीं होगा। जिन्ना साहब खुद जैसे कि हमारे आप कह सकते हैं आस्तिक टाइप के आदमी अमित साहब ने बताया है, आस्तिक टाइप के जनरल बख्शी, क्योंकि जिन्ना साहब खुद नास्तिक थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, जो मैंने पढ़ा उनके बारे में। असलियत जो है अब वहां से रेफ्यूजी आने शुरू हो गए हैं और मिलियंस के अंदर। बिल्कुल। इफ्तिखार शिराजी, आप जनरल बख्शी की बात का जवाब भी दीजिए और मैं कहना ये चाहता हूं साहब। जनरल बख्शी एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं इफ्तिखार शिराजी जी से, और साथ में कुछ फिगर्स यहाँ दिखाना चाहूंगा, कुछ ग्राफिक्स हैं
जो इफ्तिकार शिराजी साहब, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैंने ये आप ही के अखबारों से, पाकिस्तान के अखबारों से पढ़ा है। डॉन में एक रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि 1000 हिंदू और क्रिश्चियंस के लड़कियों के हर साल किडनैप होते हैं, किडनैपिंग होती है। 1000 के आसपास का आंकड़ा है। ये भी एक आंकड़ा आया आपके अखबारों में, और ये तो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने भी कंफर्म भी किया, वंकवानी साहब ने, कि 5000 के आसपास लोग हर साल पाकिस्तान से निकलते हैं और हिंदुस्तान चले आते हैं। अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक भी यही कहती है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ हर जगह पर, नौकरियों में, शिक्षा में, रोजगार में, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में जनरल इफ्तिकार शिराजी साहब, मैं जवाब चाहूंगा आपसे कि माइनॉरिटीज एक खास दायरे के बाहर तक नहीं जा सकती। एक हद तक ही है जहां तक हिंदू, सिख या क्रिश्चियन जा सकते हैं सिविल सर्विसेज में, और एक्सट्रीम पे, टॉप पर नहीं जा सकते। इन परिस्थितियों में इफ्तिकार शिराजी, वहां रहने वाला माइनॉरिटी करे तो क्या करे, वहां से भागे नहीं तो क्या करे, जब वहां पे ज्यादती हो रही है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का विकास नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे माइनॉरिटी करेगी क्या वहां रह के? इफ्तिकार शिराजी। राणा भगवान दास साहब इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और उसके बाद अनिल दलपत, भगवान दास और दीपक परवानी, ये 2-3 नाम है। बिल्कुल, जस्टिस कार्नेलियस भी थे, वो भी एक बहुत बड़े यहाँ पे रहे हैं, बड़े ओहदे पे रहे हैं, इनफैक्ट वो भी एक माइनॉरिटी से थे। उसके अलावा इस मुल्क की क्रिकेट टीम में अनिल दलपत हो या दिनेश कनेरिया हो, वो भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं था। और इस वक्त भी हमारे जो फाटक इलाके, इसको कहा जाता है कि नहीं गिना सकते साहब, सुने तो सही ना, आप बात तो करें। मेरे ख्याल में हमने अगर कोई सीरियस मसला डिस्कस कर रहे हैं तो उसको सीरियस वे में करना चाहिए। अगर आप एक चार्जशीट लेके बैठे हैं प्री डिटरमिनेड माइंडसेट के साथ कि आपने पाकिस्तान का किया पांचा करना, तो फिर कर लीजिए, हमें बात ना करें, जब स्काइप पे दिखाते रहे, हम देखते रहेंगे और आप अपनी बात करते हैं। मेरी बात की जरूरत नहीं है, क्रॉस टॉक ना करें। अगर आप पाकिस्तान की बात करते तो बताएं कि जब पार्टीशन के वक्त कश्मीर के अंदर मुसलमानों की तादाद क्या थी, आज क्या तादाद है वहाँ पे, मुसलमान कितने वहाँ पे आबाद हैं। मुसलमानों की तादाद बढ़ी है, वहाँ से हिंदू बैठे हैं। मुसलमानों को आप गलत कोट न करें, तब्दील करने के लिए कहा जाता है। कश्मीर में मुसलमान पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से ज्यादा सुखी है, एक शख्स उनको लोकतांत्रिक अधिकार है। आपने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में कौन सा जमहूरियत लागू कर रखी है? आप में से कोई बंदा कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है तो आप हिम्मत कीजिए, जनरल बख्शी समात आप सब हिम्मत कीजिए कि मुसलमानों का हक बनता है उनके रिलीजन में जायज मुसलमानों का हक यहाँ हिंदुओं से ज्यादा देने की बात यहाँ के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आप क्या किसी की हिम्मत तो करके दिखाएं? पे बैठे हैं, उनको पता है पाकिस्तान में माइनॉरिटी इतनी मुश्किल में नहीं है जितना आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। पाकिस्तान के फाटा के इलाके में सिख बिरादरी रहती है। अच्छा, लोग अनावश्यक खुशी में आगे चले आ रहे हैं। नहीं देखें, ऐसी बात ना, लोग खुशी में भागे चले आ रहे हैं हिंदुस्तान। शिराजी साहब, मैं सुने मेरी बात, देखिए मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। मैं शिराजी साहब, अमेरिका, आपके यहाँ तो शिया माइनॉरिटी को मस्जिदों में उड़ा दिया जा रहा है, आपके यहाँ अहमदियों को कोई अधिकार नहीं है, आपके यहाँ मसीहियों के चर्च में घुसकर जो है बम विस्फोट हो रहा है, ये सुरक्षा है? मेरा ख्याल मैं इस तरह की गुफ्तगू करने का कायल नहीं हूँ। शिराजी साहब आप बोलिए, प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिएगा इसके बाद। इफ्तिकार शिराजी आप बोलिए, प्रेम शुक्ला जवाब देंगे आपकी बात का। ठीक है शिराजी साहब बोलिए। मैं इस वक्त 2 रोज पहले अमेरिका से होके आया हूँ, 25 दिन मैं वहां पे रहा हूँ, और मैं वहाँ पॉलिसी मेकर से लेके थिंक टैंक से मिलके बहुत सारे ऑफिसर से मिलके आया हूँ, और मुझे जॉर्जिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ, और मैंने अफ्रीकन अमेरिकन से जब बात की है, आज भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है उनके खिलाफ। वो कहते हैं कि एक जुर्म जिसमें गोरे को 5 साल सजा मिलती है तो काले को 10 साल मिलती है। तो मेरे ख्याल में माइनॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है। अगर पाकिस्तान में भी है तो हम ये नहीं कहते कि शिराजी साहब, लेकिन आप माइनॉरिटीज के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको आप भी जस्टिफाई करने लगे, जैसे सादिया जी कर रही थी। आप अमेरिका का एग्जांपल देके हम पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप जॉर्जिया गए। अरे हमारे देश के लोग भी तमाम जगह जाते हैं, मैं भी 25 जगह एग्जांपल कोट कर सकता हूँ। शिराजी साहब, प्रॉब्लम्स हैं, शिराजी साहब आपको, शिराजी साहब सुनिए ना, आप रिस्पॉन्सिबल डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल सवाल कर रहा हूँ। शिराजी साहब, हमारा सेंसस, प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट, प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट,
पाकिस्तान में लास्ट सेंसस कब हुआ शिराजी साहब, आप मुझे बताइए, लास्ट सेंसस कब हुआ? 10 साल से ज्यादा कर्सा हो चुका है, यकीनन जिससे ज्यादा कर्सा हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। 1998 20 साल होने आ रहे हैं। हमारे यहाँ 2011 में हुआ। 2011 के सेंसस के मुताबिक कश्मीर में, असम में और भी कई राज्यों में मुस्लिम्स की संख्या बड़ी है। आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे है, इसमें कहीं कोई छुपा नहीं है। आप विस्फोट मत करिए। कम से कम 90% तो नहीं है ना कश्मीर में, सब 90% मुसलमान नहीं है। आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? हिंदू कितने हैं? नहीं शिराजी साहब, जरा हिंदुस्तान पर बात करने के पहले हिंदुस्तान की स्थिति समझ लीजिए। हिंदुस्तान की स्थिति समझ लीजिए। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए धैर्य से। अब आप बड़ा बहस का तरीका सिखा रहे थे, जरा धैर्य रखिए, जरा पेशेंटली सुन लीजिए। अब हिंदुस्तान का आप नहीं, हिंदुस्तान से तुलना कर रहे थे ना। हिंदुस्तान में एक ऐसा समय पिछली सरकार में था जब एक अल्पसंख्यक एपीजे कलाम राष्ट्रपति थे, दूसरे अल्पसंख्यक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तीसरी अल्पसंख्यक सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, चौथा अल्पसंख्यक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। यानी हमारे जो तीन तीनों के प्रमुख माइनॉरिटी रहे एक साथ, और फिर भी हिंदुओं ने उनको स्वीकारा, बहुसंख्यक ने। आप कहां किससे तुलना कर रहे हैं? शैतान की तुलना देवता से, शैतान की तुलना जो है फरिश्ते से कर रहे हैं आप। पाकिस्तानी शैतान की तुलना हिंदुस्तानी फरिश्ते से करना, यही आपका जो है आपके तर्क का दिवालियापन है। आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में आज तक मुसलमान ही मुख्यमंत्री होता रहा है ना। एक आपकी अल्पसंख्यक वहां का हिंदू वहां मुख्यमंत्री। अरे लीजिए, वहां आप मुझे बताइए ना, वहां आबादी जम्मू और कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर घाटी में 1947 से 2016 में मुसलमानों की आबादी बढ़ी घटी। किसने गिराया वहां पे? शिराजी साहब, अरे आपके यहाँ तो भाई मेरे लश्कर झांगरी जो है नमाजियों को मार देती है, वो कौन कर रहा है? लश्कर झांगरी चर्चों में जो है वो जाकर ईसाइयों को मार देती है, वो कौन कर रहा है? आप किस तरह आप एक सड़े हुए ढांचे पर स्यापा कर रहे हैं, और जो नमाज अता करने के लिए खड़े हैं लोग, उनकी हत्या को जो है, उनके हत्यारों की आप जो है वकालत करते हैं। बेशर्मी है आपकी, ट्रेन जाती है, आपकी बेशर्मी है, बेशर्मी की हद है आपकी। जब लश्कर झांगरी जो है वो खड़े होकर जो वहां पर नमाज के लिए खड़े हैं लोग, उनको मार रही है, उसकी जरा चिंता करें, उसकी निंदा करें, जरा उसकी लागत मलामत करें। हिंदुस्तान से बहुत बेहतर रह रही है। शिराजी साहब, किसी को प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, शिराजी साहब प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, शिराजी साहब प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, कितना झूठ बोलेंगे? प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, शर्म करें। प्रेम शुक्ला जी, मैं समझ सकता हूँ शिराजी साहब की क्या मजबूरियां हैं। शिराजी साहब, शिराजी साहब, शिराजी साहब, अफजल साहब आ रहा हूँ, शिराजी साहब, वंकवानी जी एक मिनट, शिराजी साहब, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसी प्रोग्राम के, इसी डिबेट के शुरुआत में आप ही के मुल्क में रहने वाले आपके हमवतन वंकवानी साहब ने कहा कि यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरे शब्द नहीं है, आपने सुना। आप कितने बड़े भी पोस्टर लगा लें कि यहाँ पे माइनॉरिटीज बहुत अच्छे से हैं, बहुत खुश हैं, ये आपके कहने से साबित नहीं होगा। हमारे मुल्क में हर साल हजारों की संख्या में हिंदू माइनॉरिटी आपकी आ रही है, हमारे यहाँ वो रह रही है। हमारी सरकार उनको, आज ये घोषणा की गई है 24 घंटे पहले कि उनको बाकायदा बैंक लोन दिया जाएगा, बैंक अकाउंट खुलवाए जाएंगे, उनके पैन कार्ड बनेंगे, उनके आधार कार्ड बनेंगे, यानी एक हिंदुस्तानी सिटीजन की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। तो पाकिस्तान की माइनॉरिटी को हिंदुस्तान में आके सुविधाएं मिल रही हैं, पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में नहीं दे पा रही है। वंकवानी साहब खुद कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। विजय शंकर तिवारी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखो, ऐसा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बार बार दयनीय होती है। आप देखिए, जितनी बार पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ और पाकिस्तान हारा, और जितनी बार हारा वो उसने वहां जो उसका खामियाजा है वहां के हिंदुओं पर कहर बर्पा कर दिया। गुजरात में जो भी हुआ उसका वहां के हिंदुओं पर कहर बर्पा कर दिया। भारत में एक बाबरी ढांचा गिरा
और उसके वहां रहने वाले हिंदुओं पर वहां पाकिस्तान के शासन ने कुछ नहीं देखा और वहां की जो मुस्लिम जनता है उसने उन पर कहर बरपाया। वास्तव में सबसे बड़ी एक दोष हमारे यहां भी रहा, ये मामला यूएनए में उठाना चाहिए था। बाबरी ढांचे का विषय पाकिस्तान ने में यूएन में उठाया और बार बार उठाया उन्होंने, लेकिन जो पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हुआ हमने उठा पाए। मीम अफजल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मीम अफजल साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं जो आज मोदी सरकार कर रही है मीम अफजल साहब की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन ये कदम किस हिसाब से नहीं उठाया इन्होंने। शिराजी साहब एक मिनट, मीम अफजल साहब जवाब दीजिए, क्योंकि वीएचपी ने जनरल बख्शी में आ रहा हूं, जनरल बख्शी की भी मिनट। मीम अफजल साहब जवाब दीजिए, वीएचपी ने सीधे कांग्रेस से सवाल पूछा। जो विजय शंकर तिवारी साहब ने जो बात कही, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर वो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के साथ हमदर्दी कर रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जिस मुल्क के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर लोग माइग्रेट करके आते हैं, उसमें बांग्लादेश से भी लोग आए हैं, उनके ताल्लुक से आपकी जो जज्बात हैं वो बड़े दूसरे होते हैं, और जो वहाँ से पाकिस्तान से आए उसके लिए जज्बात दूसरे होते हैं। पाकिस्तान से अगर कुछ लोग परेशान होकर के महाजरों में से बिल्कुल नहीं हिंदुस्तान आना शुरू कर दे, कह रहा हूं कि तो मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। सुन लीजिए, सुनिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, भारत में बर्दाश्त नहीं है, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए। ठीक है, बोलिए। मुझे मैं जो बात कह रहा हूं मुझे कहने दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं घुसपैठ भी अलग बात है, और जो बाय वीजा लेकर के आते हैं उनको भी यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान से मुसलमान भी आते हैं। आपको मालूम है 10 रोज की वीजा नहीं बढ़ाई जाती है उनकी, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। आपने और जो लोग गैर मुस्लिम आ रहे हैं उनको हम 5 साल का LTV दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं। ये आपकी सरकार में शुरू हुआ है, मेरी सरकार में नहीं था। ये इतना डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते। अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ से रिश्तेदार मुसलमान मिलने के लिए आता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के आने वाले मुसलमानों को भी 5 साल का वीजा देंगे, ताकि हम पाकिस्तान में होने वाले हिंदुओं पर जो दुर्व्यवहार है उसको यूएन में मैं पाकिस्तान के हिंदुओं से हमदर्दी की बात करना चाहता हूँ। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जितनी आप कोशिश कर रहे हो दिखाने की, आप जितना कोशिश कर रहे हो दिखाने की, उतने बड़े आतंकवादी के अंतर को पहचानें। आप लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। अभी डिस्क्रिमिनेशन की जो बात कर रहे थे ना, अभी जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे, हम ये बात नहीं उठाना चाहते, हम इसको अपनी इंसल्ट समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान होकर के हम ये कहें कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हमें ताकत है, हम उस डिस्क्रिमिनेशन से लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो मजबूर होकर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान पलायन कर रहे हैं, हमें पूरी हमदर्दी है। लेकिन आप सोने के धुले हुए नहीं है, आप लोग दूध के धुले हुए नहीं है। जितनी हमदर्दी आप दिखा रहे हैं उतनी हमदर्दी मैं भी दिखा सकता हूं। मालदा में क्या किया आपने? आप क्या बात क्या करते हैं यहाँ पर? अफजल साहब, आप जहर से मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं। इसी से तो आपको तकलीफ है साहब। हम कह रहे हैं ये मानवीय मुद्दा जो मोदी सरकार ने उठाया, आप भी उठा सकते थे, क्यों नहीं उठाया? ये मानवीय व्यवहार आपके दिमाग में क्यों नहीं आया कि उठाना चाहिए? उनके साथ व्यवहार हो रहा है, इसलिए शरणार्थी आ रहे थे, उनसे क्यों नहीं सहानुभूति की आपकी सरकार ने? LTV देने की, लॉन्ग टर्म वीजा देने की शुरुआत हमने की है, आपकी सरकार नहीं थी। आप सही कह रहे हैं, मजाक बढ़ा रहे हैं। नहीं आप नहीं, तो इनसे कहिए लिमिट में बोला करें, ये कह रहे हैं बनता है। मैं नहीं चाहता इस गुफ्तगू करना, हम किसी इशू पर बात करना चाहते थे, मैं उसी पर बात करना चाहता हूं। एक पंक्ति का सवाल है मेरा, एक पंक्ति का सवाल है आपसे। आपने ये कहा कि मोदी जी की सरकार वहां से आने वाले हिंदुओं को 5 साल का वीजा दे रही है और वहां से आने वाले मुसलमानों को सिर्फ 10 दिन का वीजा दे रही है। तो भाई साहब, वहां से आने वाले जो मुसलमान हैं, जिनमें से आतंकवादी भी अच्छे खासे रहे हैं, ये आतंकवादी भी अच्छे खासे रहे हैं, अरे सुनिए, क्या उनको भी 5 साल का वीजा दे दिया जाए? प्रेम शुक्ला जी, गलत बात मत बोलिए, गलत बात मत बोलिए। नहीं, आपने जो काम है उसे रिपोर्ट कर रहा हूं। गलत बात मत बोलिए,
आप जो गलत बात मत बोलिए। क्रिकेट के दर्शक नहीं, पर पर क्या प्रेम शुक्ला एक लीजिए, और आईएसआई के एजेंट मीम का अफजल काम साहब, करते मैं हैं, आपकी तरफ से उनको बैटिंग भी करता आप हूं। चाहते वीजा दिया मीम अफजल साहब, मैं आपकी जो मैं तरफ से कह रहा बैटिंग हूं करता उसको हूं। सुन लीजिए। मीम अफजल साहब, मैं पहले आपकी तो तरफ अपनी से गलतफहमी दूर बैटिंग कर करता हूं। पाकिस्तान के मेहमान मेरे साथ नहीं है, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं ताकि हिंदुस्तान के मेहमानों में सीधी डिबेट हो सके। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, जनरल बख्शी, ये डिबेट कहाँ जा रही है साहब? जनरल बख्शी बोलिए, जनरल बख्शी, सरकार का जनरल रवैया बख्शी आप सबके बोलिए। लिए एक जैसा होना चाहिए। मीम अफजल साहब, प्रेम शुक्ला जी, देखिए जनरल बख्शी, जनरल बख्शी साहब, थोड़ा जनरल बख्शी लोग इस डिबेट पे बैठे हैं, जनरल बख्शी प्लीज मेरी भी सुन लीजिए। जी जनरल देखिए साहब, देखिए ये डिबेट बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। बात थी हिपोक्रेसी की कि पाकिस्तान से हमें 24/7 भाषण मिलते रहते हैं, लेक्चर मिलते रहते हैं कि हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। जबकि असलियत ये है कि अगर पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांके तो वहां के आंकड़े एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी बता रहे हैं। 16% से घट के 1.5% एक आबादी का तबका रह गया है। 16% कहाँ 1.5%, और लोगों का तांता वहां से पीपल आर वोटिंग विद देयर फीट। हमारे आपस में जो भी मसाइल हों हम लोग खुद सॉल्व कर रहे हैं। मुझे बताइए कितने हमारे मुसलमान भाई उन्होंने अपने पांव से एक ने भी वोट दिया हो पाकिस्तान की तरफ जाके? ये आपको सच बता देगा। हमारे देश में हम लोग सब हिंदुस्तानी पहले हैं, और मैं सारों को यहां जो स्क्रीन पे हैं बोलूंगा कि हमारे देश में वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स लेटर। जनरल बख्शी, और क्या उसके बाद इस इशू कोई को, हमारा और वजूद क्या आता इस है? इशू को पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, इसको संयुक्त राष्ट्र में लेके जाना चाहिए मोदी सरकार को? इसको वहां रेस करना चाहिए? आपके ओपिनियन जनरल बख्शी? बेशक, अगर पाकिस्तान बबरी मस्जिद का मामला अपना घर का ठेका समझ के वहां ले जा सकता है यूएन में, तो क्या हम नहीं ले जा सकते? अगर वो कश्मीर में तथाकथित आतंक की हमारी फौज अत्याचार कर रही है, उसका मामला, जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में ले जा सकता है, तो क्या हम इन बेचारी माइनॉरिटीज का मामला, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज, अभी जो हाल में बम विस्फोट हुआ उसमें कौन से तबके के लोग मारे गए बेचारे? 350 औरतें बच्चे वहां मार डाले। तो ये पाकिस्तान को भी तो कहीं जवाबदारी देनी होगी ना। वो केवल लाछन लगाता रहे। हम बात कर रहे हैं हिपोक्रेसी की, फिर अब तक हम बात कर रहे हैं हिपोक्रेसी की, हम बात कर रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स की। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मैं आपसे पूछूंगा, अब तक हम ये इस इशू को संयुक्त राष्ट्र में क्यों नहीं ले गए, और अब क्या ले जाएगी भारत सरकार? प्रेम शुक्ला। निश्चित तौर पर मानवाधिकार का जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से बर्बरता से वहां अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निश्चित तौर पर उठाएगी। एक सवाल का और जवाब दीजिए जो मीम अफजल ने उठाया था, मैं आप उन्हीं के शब्द अपने मुंह से आपके सामने रख रहा हूं। हिंदुओं के साथ जो पाकिस्तान से आते हैं उनके साथ आप हमदर्दी दिखाते हैं, जो मुस्लिम्स आते हैं उनको आप वीजा नहीं देते हैं, 10 दिन में वीजा एक्सपायर हो जाता है। बांग्लादेश से मुसलमान आते हैं उनको आप घुसपैठ करार दे देते हैं। क्या ये दोहरा रवैया है भारतीय जनता पार्टी का? क्या ये नहीं, जो हिंदू आ रहे हैं वो वीजा लेके आ रहे हैं? देखिए, बुनियादी इस देश का जो गठन है वो मजहबी आधार पर पहला विभाजन पूरी दुनिया का है। बांग्लादेश मुसलमानों का देश है, पाकिस्तान मुसलमानों का देश है, और उन मुसलमानों को अगर फिर आप उसी तरह से हिंदुओं की तरह जो उत्पीड़ित हैं, एक उत्पीड़ित को और एक आतंकवादी को अगर एक पैरामीटर पे ले आएंगे तो इस देश के सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। मुझे लगता है कि कृपा करके मीम अफजल जी इस मुद्दे को मानवता के आधार पर देखें, मजहबी मवाद उसमें न भरे। मीम अफजल जवाब देंगे, हाथ उठा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अवस्थी साहब, मैं डिप्लोमेट रहा हूं, मैं कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं करूंगा। मैंने कहा हमारा सबसे बड़ा मसला फिलहाल ये है कि पाकिस्तानी हिंदू यहाँ आ रहे हैं और परेशान हाल आ रहे हैं और वहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, और ये कन्फर्म है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। कल भी मैंने एक टेलीविज़न चैनल पर प्रेम शुक्ला जी के सामने जो कुछ बोला था आज भी वही बोला है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा ये कहना है कि आपने एक लॉ लेकर के आज आपने ये किया है, एक ऑर्डर आया है जिसके नतीजे में अगर पाकिस्तान से कोई हिंदू आता है
तो आप उसको 5 साल का LTV देंगे। पुलिस खुद जाकर के उनके फॉर्म भर करके वो दे रही है। मैं जानता हूँ पर्सनली, मैंने तहकीक करके बात कह रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान से अगर कोई मुसलमान अपने रिश्तेदारों से मिलने आता है और वो 10 दिन की एक्सटेंशन मांगता है तो उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है, बशर्ते ये कि उसका अस्पताल में दाखिला हो, उसके बाद ही उसको एक्सटेंशन दिया जाता है। ये रवैया अब शुरू हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेशन है उस पाकिस्तानी के साथ जो यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आता है। वो आतंकवादी नहीं है, वो पासपोर्ट पर आया है। दूसरी बात, जो मसला है भारत, आपने पूछा, आपका बड़ा अहम सवाल है कि हमें यूनाइटेड नेशंस में ले जाना चाहिए। बताइए कि मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी मुस्लिम यहाँ आतंकवादी बनकर आएंगे, पाकिस्तानी हिंदू भी आए हैं। मैं आ रहा हूँ, ये भी बता देना, स्पष्ट कर दे। आ रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मेरी बात पूरी सुन लें आप, ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत सरकार को इमीडिएटली पाकिस्तान से उसी तरह से ये मसला उठाना चाहिए जिस तरह से कश्मीरियों का मसला पाकिस्तान उठाता है। हमें भी उठाना चाहिए कि हिंदू जो हमारे देश में आ गए, ठीक है, क्यों आए हैं, लास्ट ओपिनियन जनरल बख्शी का, मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, वो टेकअप करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। और जनरल बख्शी का लास्ट ओपिनियन में भी उठाना चाहिए। जनरल बख्शी का लास्ट ओपिनियन, जनरल बख्शी। मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब, मैं आपके तजुर्बे की बहुत इज्जत करता हूं और आप हमेशा बड़ी बैलेंस्ड बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तानी नागरिकों के ऊपर की गई है, खासकर जिस तबके की आपने बातचीत करी, वो हमारे सिक्योरिटी के जो बड़े कई दुखद एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस वजह से उनको लेके की गई है। प्लीज एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट आप जानते हैं इसमें मजहब का नाम की बात नहीं आ रही। बात इसलिए आ रही है कि ISI ने बहुत सारे यहाँ पे हथकंडे किए हैं जिससे हम सब वाकफ हैं। अब बात वाकई में इंसानी वजूद की हो रही है कि वाकई वहाँ के आंकड़े बोल रहे हैं, बड़े दे टेल अ वेरी सॉरी स्टोरी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने चारों मेहमानों का। आई एम रियली सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान का पाखंड उनके माइनॉरिटीज को लेकर, हिंदुओं को लेकर खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के हर मसले में बीच में दखल देगा, लेकिन अपने मुल्क में क्या हो रहा है, अपनी देश की, उनके अपने देश के हिंदू माइनॉरिटी के साथ, उस पर वो चुप्पी साध लेता। अब वक्त आ गया है कि इन माइनॉरिटीज की तरफ से भारत को अपनी तरफ से दखल देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। और यही हमारा आज का सवाल था कि क्या भारत को पाकिस्तानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए। हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 93% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 7% IBN7 के दर्शक इस राय से वाकिफ नहीं है। यही सवाल हमने ट्विटर पर अपने पोल में पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 94% हाँ बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदू माइनॉरिटीज का मामला उठाया जाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा। 6% ऐसा नहीं मानते हैं। यानी बड़े दर्शक वर्ग भी यही मानता है, बहुत बड़ा, कि पाकिस्तान का पाखंड, पाकिस्तान का दोहरा रवैया उसकी माइनॉरिटीज को लेकर खुलकर सामने आ गया है इन तमाम रिपोर्ट्स के बाहर आने के बाद। तो आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।